काइंडली सब स्टूडेंट्स अपने माइक म्यूट कर लें और जैसे ही सब स्टूडेंट्स म्यूट करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. काइंडली मुझे बता दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जी क्लियर है. अच्छा, तो पहले तो कल रात के लिए जो वॉइस इशू बनी थी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ सारे स्टूडेंट से. हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने तरफ से बेस्ट दें, लेकिन कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती है जिसकी वजह से इश्यूज बन जाती हैं. तो कल रात जिस तरह आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया उस मसले को, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आप लोगों का ये जज्बा और आप लोगों का ये टाइम देना इस बात की सबूत है कि आप लोग अपने फील्ड के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ बहुत सीरियस हैं. तो जैसे आप लोग अपने फील्ड के साथ सीरियस है, तो वैसे हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें कि हम आप लोगों की वो सब चीज़ें लेकर आए जो आप लोग यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पा रहे हैं. वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो यूनिवर्सिटी में कोई टीचर आपको नहीं सिखाता, कोई प्रैक्टिकल स्किल्स, टेस्टिंग, थेरेपीज, जो कुछ भी है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर सब होगा. अभी हमारे पास 22 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन 72 की थी, तो बस 1-2 मिनट मज़ीद वेट कर रहे लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे. अच्छा, तो स्पीकर के बारे में तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था. आज की हमारी जो स्पीकर है मिस तैयबा रियासत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सीबीटी प्रैक्टिशनर हैं और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की मेंबर हैं. और इसके साथ वो इंटरनेशनल सब्सटेंस यूज प्रोफेशनल भी हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर है सनी ट्रस्ट एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद में. तो मिस तैयबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज फिर हमें टाइम दिया. और उम्मीद करता हूँ जो आपका जज्बा है, जो आपके स्किल्स है और आप उस स्टूडेंट्स के लिए कन्वे करना चाहती हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम आईएसजे की तरफ से आपकी मशकूर है. और मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप फर्दर कंटिन्यू करें. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच इमाद. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस आज क्लियर है. जी मैम. अच्छा, हम विदाउट एनी डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि रेपो बिल्डिंग के ऊपर है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेपो बिल्डिंग होती क्या है. रेपो बिल्डिंग, आप किसी भी जगह पे हैं, आप इवन कस्टमर सर्विस में हैं, आप कोई चीज देना चाह रहे हैं, कोई अपनी स्किल्स बेचना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे आपकी रेपो बिल्डिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. रेपो बिल्डिंग का बेसिकली मतलब है कि एक क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप जहाँ पे लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें, आइडियाज को अंडरस्टैंड कर सकें,
ताकि वो आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। तो रेपो बिल्डिंग हमें कहीं पे बच्चों के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, हम किसी अडल्ट के साथ काम कर रहे हैं, हम इवन कोई शॉपकीपर है उसको अपने कस्टमर बनाने के लिए कोई आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज स्किल्स जो है वो बेच रहे हैं, तो वहां पे हर जगह पे रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे हम जो रेपो बिल्डिंग डिस्कस करेंगे वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में या काउंसलिंग में जो रेपो बिल्डिंग है अपने क्लाइंट के साथ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम साइकोलॉजी की टर्म में देखें तो साइकोलॉजी में काउंसलिंग या इस रिलेशनशिप को थेराप्यूटिक रिलेशनशिप या हेल्पिंग रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें एक क्लाइंट यानी ऐसा पर्सन जिसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई इश्यू फेस कर रहा है वो लाइफ में, कहीं पे जिंदगी में अगर रुक गया है, उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो आपके पास यानी काउंसलर के पास, और काउंसलर वो इंडिविजुअल होता है जो उसको उस प्रॉब्लम से निकालता है, उसकी हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करता है आगे मूव ऑन। क्लाइंट को फैसिलिटेट करना, उसकी स्ट्रेंथ को इतना मोबिलाइज कर देना कि वो अपनी प्रॉब्लम जो भी वो फेस कर रहा है उसको खुद सॉल्व करने के कैपेबल हो जाए। तो इस सारे प्रोसेस में, इस थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है रेपो बिल्डिंग। तो रेपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जो हम हेल्पिंग रिलेशनशिप या थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं रेपो बिल्डिंग। और ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है काउंसलर की क्लाइंट के साथ। और जो बेसिक अगर हम देखें तो जो कोर एलिमेंट है या जो बेस है किसी भी सक्सेसफुल सेशन की, या आप जो ट्रीटमेंट का आउटकम चाह रहे हैं, जो अपने क्लाइंट के अंदर बेहतरी चाह रहे हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया, क्लाइंट वो इंडिविजुअल होता है जिसको हेल्प की जरूरत होती है। तो जिस चीज की इसको हेल्प की जरूरत होती है उस चीज को बेहतर करने के लिए जो कोर एलिमेंट होता है, जो बेसिक फाउंडेशन होती है जिसपे आपका पूरा रिलेशनशिप रेस्ट करता है, वो रेपो बिल्डिंग होती है। तो जितनी अच्छी रेपो बिल्डिंग होगी उतना ही अच्छा आपका काउंसलिंग सेशन होगा और उतनी ही अच्छी आपको आउटकम होगी। बेसिकली हम काउंसलिंग करते भी इसलिए ताकि हम किसी पर्सन की हेल्प कर सकें, उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकें। तो उसमें जितनी अच्छी रेपो बिल्डिंग स्किल्स होंगी एक पर्सन के अंदर, वो उतना अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होगा, वो उतने अच्छे उसके सेशंस के आउटकम भी आएंगे। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं थोड़ा सा जनरल टर्म में कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग एक प्रोसेस है एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट इस तरीके से कि आप अपने क्लाइंट के अंदर उसको सबसे पहले तो उसको फैसिलिटेट करें, उसको सपोर्ट करें, एक होप हो कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, चॉइसेस बनाएगा, कॉन्फिडेंस देना, उसको इतना एम्पावर कर देना कि वो कल को अपने लिए खुद डिसीजन ले सके, अपनी हेल्दी चॉइसेस कर सके, अपने इश्यूज को खुद से हैंडल करना सीख सके। ये काउंसलिंग होती है, ठीक है। और डिफरेंट हमारी काउंसलिंग स्टेजेस होती हैं जिनसे आप अपने सेशंस को थ्रू आउट एंड तक, सेशन स्टार्ट से एंड तक आप चलते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज होती है, अच्छा ये स्लाइड में नहीं है, ये हम बेसिक थोड़ा सा काउंसलिंग देख रहे हैं ताकि हमें थोड़ा काउंसलिंग का कंसेप्ट मजीद क्लियर हो, उसके बाद हम रेपो बिल्डिंग पे आते हैं, ठीक है। ये जनरल मैंने आपको रेपो बिल्डिंग का मतलब इसलिए बताया कि आपको पता हो कि रेपो बिल्डिंग होती क्या है। और हम क्योंकि काउंसलिंग में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए काउंसलिंग क्या होती है, हमने काउंसलिंग करनी की होती है। काउंसलिंग बेसिकली ये तो नहीं है ना कि क्लाइंट आपके पास आया, आपने उससे बातें की और वो चला गया। काउंसलिंग एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, क्लाइंट को एम्पावर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, जहाँ जिस जगह पे वो रुक गया वहां से उसके एक नए स्टार्ट में हेल्प करते हैं। और एक और चीज, हमने गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करनी, हम काउंसलर हैं, काउंसलर का मकसद बेसिकली एम्पावरमेंट होता है, गाइडेंस नहीं, ठीक है। गाइडेंस देंगे तो कोई दूसरा चलता बंदा कोई भी आपको मशवरा दे सकता है। तो काउंसलर ने कभी मशवरा नहीं देना, बल्कि उसने क्लाइंट को इतना एम्पावर कर देना है कि वो अपने लिए डिसीजन खुद लेना सीख सके। तो हम काउंसलिंग स्टेजेस की बात कर रहे थे कि डिफरेंट काउंसलिंग स्टेजेस होती हैं जिससे आप सेशंस में गुजरते हैं। पहली सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्टेज होती है रेपो बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना, रेपो बिल्ड करना, ये फर्स्ट स्टेज होती है। और जितनी अच्छा आप पहली स्टेज में अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे, एम्पावर करेंगे, उतना ही आपका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ही म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अपने सेशन के।
सेकंड स्टेज होती है असेसमेंट प्रॉब्लम की कि क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम भी आप डिटेल में तभी असेस कर सकेंगे जब आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ डेवलप होगा। तीसरी स्टेज होती है गोल सेटिंग की। अब हमने आगे का अपने सेशंस में प्रॉब्लम क्या थी, अब हमने उनको डील कैसे करना है, क्या इंटरवेंशन अप्लाई करनी है। फिर हमने फोर्थ स्टेज में हमने इनिशिएट करना है असेसमेंट को, उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर, रिलैप्स फैक्टर, हर तरह के फैक्टर्स को देखना है, और लास्ट है टर्मिनेशन इन फॉलो अप। तो इन सारी स्टेजेस में गुजरने से सबसे पहली जो बेस होती है वो रेपो बिल्डिंग होती है। तो अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको फास्टर करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए काउंसलर का अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो क्लाइंट भी इजीली आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकेगा, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर गुजर रहा है। ठीक है, इसलिए हम रेपो बिल्डिंग को काउंसलिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि काउंसलिंग की बेसिक स्टेज जो है वो रेपो बिल्डिंग है। जैसे हमने बात की कि कोर स्टेज है, इंपॉर्टेंट क्यों है आपके सेशंस में। स्लाइड नेक्स्ट कर देना इमादा प्लीज काइंडली। सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करने के लिए और इमोशनल सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेपो बिल्डिंग। जब आपके पास क्लाइंट आता है तो बेसिकली वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ, सब्सटेंस यूज के साथ, यानी उसको नशे का कोई इशू हो सकता है, कोई बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, एग्रेशन इशू हो सकता है, बॉर्डर लाइन है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के साथ, किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपके पास क्लाइंट आएगा। और बेसिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना हमने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है साइकोलॉजिकल हेल्थ को, इलनेस को या साइकेट्रिक इलनेस को, बहुत कम ही क्लाइंट विलिंगली आपके पास आते हैं। तो ज्यादातर फोर्स ही फैमिली फोर्स करके लाती है, या कोई फ्रेंड जो है वो फोर्स करके लाता है। तो सबसे पहले एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास क्लाइंट का आपके साथ ट्रस्ट डेवलप होगा, और जब उसे पता चल जाएगा कि वो आपसे अपने हर इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता है, वो अच्छा फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है, कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे रिजेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, जब वो ट्रस्ट होगा आपके ऊपर तभी वो आपको अपनी इंटरनल स्टेट के बारे में बता सकेगा कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं तो ये क्लाइंट को अपने डिफिकल्ट इमोशंस जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ जो उसको बताना मुश्किल होता है किसी को भी, वो आपके साथ इजीली शेयर करेगा। हमने कार्ल रॉजर की क्लाइंट सेंटर थेरेपी पढ़ी है। तो बेसिकली रेपो बिल्डिंग में क्लाइंट सेंटर थेरेपी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होती है। आपकी जितनी अच्छी क्लाइंट सेंटर्ड यानी क्लाइंट के ऊपर फोकस करने वाली थेरेपी जितनी अच्छी इंप्रूव होगी ये स्किल, उतना ही अच्छी आपकी रेपो डेवलप होगी। और सेकंड, हमने साइको एनालिसिस में फ्री एसोसिएशन पढ़ा है। आपने क्लाइंट को बोलने देना है, एक्सप्रेस करने देना है, तभी वो ट्रस्ट डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अब अगर आपने रेपो बिल्डिंग करनी है तो ये इंपॉर्टेंस हमारे सेशन में इसलिए कि ज्यादातर जो काउंसलिंग है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। आपने उसकी बातचीत, क्योंकि हम देखे कोई सर्जरी तो हम कर नहीं सकते एज अ काउंसलर या थेरेपिस्ट के नाते। जैसे अगर मेडिकल फील्ड में जाए तो वो इंजेक्शन लगा दिया, अच्छा सर्जरी कर दी, कोई भी इशू है उसके ब्लड टेस्ट कर दिए। हमारे पास ऐसे कोई ब्लड टेस्ट नहीं होते या हमने कोई सर्जरी नहीं करनी होती कि उसकी नेगेटिव थॉट को हम निकाल सकें। तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो पूरा रिलेशनशिप होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल हमें सर में दर्द है और हम जाके अपने डॉक्टर को बता रहे हैं हमें पेट में दर्द है, तो वो पेट दर्द की दवाई देगा, सर दर्द की नहीं। इसी तरीके से अगर क्लाइंट को आपके पास ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो रेपो ही नहीं डेवलप होगी, तो वो आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। तो ओपन कम्युनिकेशन को इंकरेज करने के लिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को इंटरेस्ट मिलके गोल के ऊपर काम कर सके, टास्क के ऊपर काम कर सके। और जब ट्रस्ट डेवलप होगा, कम्युनिकेशन ओपन होगी, क्लियर होगी, ऑनेस्ट होगी, तो क्लाइंट की आपके सेशंस में इंगेजमेंट भी अच्छी होगी। तो क्लाइंट की इंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, कोऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए भी रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्लाइंट को डिफरेंट होमवर्क असाइनमेंट देनी है, डिफरेंट टास्क देने हैं।
अगर वो आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेगा, अगर वो उन टास्क में एंगेज नहीं होगा, तो हमें कभी भी आउटकम नहीं आ सकती। तो ज़्यादातर देखिए क्लाइंट ने ही काम करना है, हमने उसको एम्पावर करना है। तो उस एम्पावरमेंट के लिए क्लाइंट की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अच्छी अगर रेपो बिल्डिंग होगी तो क्लाइंट की एंगेजमेंट आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा थेराप्यूटिक अलायंस को अभी सेशन के स्टार्ट में हमने बात की कि हमारा जो बेसिक रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ वो है हेल्पिंग रिलेशनशिप, या जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो उस थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट डेवलप करना, उसको स्ट्रेंथन करना ताकि ओपन कम्युनिकेशन हो सके, कोऑपरेशन क्लाइंट की अच्छी हो सके, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी रेपो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और एट द एंड हेल्पिंग रिलेशनशिप का मकसद जो है वो क्लाइंट को की स्ट्रेंथ को मोबिलाइज करना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उसके जो आउटकम है ट्रीटमेंट का वो आ सके। जो जिस प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास आया था उस प्रॉब्लम से उसको निकालना, उसको अगर वो डिप्रेशन के साथ आपके पास आया है तो आउटकम हमारा या मकसद गोल तो यही होगा कि हम उसको उस डिप्रेशन की स्टेट से निकालें। एंग्जाइटी के साथ आया तो उस एंग्जाइटी से निकालेंगे, सब्सटेंस यूज के साथ आया है हम उसको उस स्टेट से निकालें जो कि यूजुअली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बेसिकली हमारा गोल ये है। इस गोल की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपकी क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग हो रही होती है। आप जितना अच्छा वार्म वेलकम उसको करेंगे, आगे हम कोर एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, तो जितना अच्छा आपका फर्स्ट सेशन होगा, जरूरी नहीं है आपके फर्स्ट सेशन बहुत ही अच्छा हो जाए और उसमें हर चीज आप डिस्कस कर लें। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। हमेशा काउंसलिंग जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसको अपने ट्रस्ट में लाना है कि आप उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना, प्राइवेसी को, फिर ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करे। और जब ट्रस्ट डेवलप होगा, कम्युनिकेशन वो आपके साथ प्रॉपर करेगा, तो ही आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स बता सकेंगे, इंटरवेंशन अप्लाई कर सकेंगे और उसका जो आउटकम है सेशन का या उसकी जो प्रॉब्लम का आउटकम है वो आ सकेगा और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट आउटकम के लिए भी रेपो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने रेपो बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करना है ताकि हमारे सेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकें। नेक्स्ट स्लाइड कर देना काइंडली। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट कुछ कोर एलिमेंट से एज अ हम इनको काउंसलिंग स्टाइल्स भी कह सकते हैं। जितने अच्छे आप इनकी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी आपके अंदर ये स्किल्स होगी, आपकी ऑटोमेटिकली रेपो बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सबसे मेजर जो आता है वो एम्पैथी होती है, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप क्लाइंट की थॉट्स को, पर्सपेक्टिव को, एक्शंस को समझ सकें कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर वो कोई एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो एग्रेसिव है, वो क्यों एग्रेसिव है। अब जो गुस्सा है, हमने एंगर आइस पर पढ़ा है, गुस्सा एक इमोशन ऐसा है कि जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक इंसान गुस्से की तरफ जाता है, तभी उसको एग्रेशन शो होता है उसके एक्शन में। तो कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई उसको सोच आ रही है, कोई पर्सपेक्टिव वो बता रहा है, उसके रीजंस को अंडरस्टैंड करना, उसकी सोर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने आप को क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप उस जगह पे होते, आप क्या फील करते, आपका क्या थॉट पैटर्न होता, आपका क्या पर्सपेक्टिव होता। खुद को सामने वाले की जगह पे रखना एम्पैथी होती है। और हम इसको सिंपैथी के साथ बहुत ज्यादा मर्ज कर देते हैं। सिंपैथी बेसिकली होती है कि आप किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो आप बुरा महसूस करें अपने वर्ड्स के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हम बहुत यूजुअली हम वर्ड्स यूज करते हैं, ओहो उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया। बेसिकली ये सिंपैथी है, एम्पैथी नहीं। एम्पैथी ये है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है, बजाय इसके कि ये कहना ओहो उसके साथ बहुत बुरा, आप अंडरस्टैंड करें कि अगर वो सिचुएशन आपके ऊपर कभी आती तो आप क्या फील करते, आपका उस टाइम एक्शन क्या होता, आपका थॉट पैटर्न क्या होता। तो किसी की पर्सपेक्टिव पे जाके खुद को सोचना एम्पैथी होती है। और काउंसलिंग सेशन में अगर हम यूएनओडीसी की बात करें, जो यूनिवर्सल ट्रेनिंग होती है पूरी दुनिया में, अगर आप जिन क्लाइंट की ट्रीटमेंट आउटकम अच्छे आते हैं,
उन काउंसलर्स में ये स्किल देखेगी कि वो काउंसलर्स बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं और वो लेस कन्फ्रंटेशन करती हैं और उनकी इंटरपर्सनल स्किल में सबसे ज़्यादा एम्पैथी होती है। तो जो आपके सेशन को मज़ीद एनहांस करता है वो है एम्पैथी। और ये आपके क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन फ़ील कराता है, इमोशनल कनेक्शन। क्लाइंट को ये फ़ील होता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि कोई है जो उसको हर दफ़ा सपोर्ट करेगा, कोई है जो उसके साथ खड़ा है, उसके उन इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। क्योंकि अगर दूसरे लोग करते, वो कभी उस प्रॉब्लम को फेस ना करता, वो कभी हेल्प के लिए आपके पास ना आता। जब वो आपके पास हेल्प के लिए आया, तो जब उसको ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा है, वो उतना ही इंक्रीज होगी उसकी आउटकम और उतना ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करेगा। सेकंड है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप मुकम्मल तरीके से प्रेजेंट हो के, माइंडफुल हो के क्लाइंट को सुने, और स्पेशली एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब ये है कि आप उसके सिर्फ वर्ड्स ना देखें वो बोल क्या रहा है, बल्कि आप उन अल्फाज के पीछे इमोशंस क्या है, वो क्या फील कर रहा है, आप उसको भी अंडरस्टैंड करें, यानी उसके नॉन वर्बल क्यूज को देखें। अगर लफ्ज में वो बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आया, तो साथ उसकी फीलिंग्स भी देखें कि वो कितना हर्ट हुआ है, तो ये लफ्ज बोल रहे हैं आपको। एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप फुली प्रेजेंट हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके नॉन वर्बल क्यूज यानी आपकी आई कांटेक्ट भी बता रहा हो कि आप उसको सुन रहे हैं। ये नहीं कि आपने सर पकड़ा हुआ है, आप इजी होकर कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, क्लाइंट को ये मैसेज जा रहा है कि नहीं, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ, आप मुंह से कह रहे हैं कि आप उसको सुन रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेशन में। आप कैसे एक्टिव लिसनिंग शो कर सकते हैं? अपने आई कांटेक्ट के थ्रू। आप बीच में सेशंस में सर हिलाते रहें, जैसे शो करें कि नहीं, आप उसके साथ इंगेज हैं, थोड़ा उसको मजीद सुने, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, पैराफ्रेजिंग करें, जिससे क्लाइंट को शो होगा कि नहीं, आप उसको सुन रहे हैं बल्कि उसको समझ भी रहे हैं। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट। क्योंकि साइकोलॉजिकल इलनेस बहुत ज्यादा है, साइकेट्रिक इलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, जिसमें गुस्सा है, जिसमें शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर तरह का मरीज आपके पास आ सकता है। तो आपने उनकी ऑटोनॉमी को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करना है, उनको एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, आप उनको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने, उनको रिस्पेक्ट दें। और रिस्पेक्ट हमेशा एक्शन से होती है, आपके वर्ड्स नहीं, आपके एक्शन बता रहे हैं क्लाइंट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और रिस्पेक्ट आपने ऑब्जेक्टिव होना है, सब्जेक्टिव नहीं, अपनी फीलिंग्स बीच में नहीं लानी, बल्कि आपने उसको एज अ क्लाइंट ट्रीट करना है, अपनी बायसनेस इन चीजों को साइड पे करके रिस्पेक्ट शो करनी है, वैल्यू शो करनी है उसके आइडियाज को। अगर वो कोई बात बता रहा है, आप उसको जज नहीं करें, बल्कि उसको रिस्पेक्ट दें। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है जेन्युइनेंस, जिसमें कॉन्ग्रुएंस या ऑनेस्टी, क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहना। इसमें आपका जो बेसिक गोल है, वो ये, एक काउंसलर का गोल ये होना चाहिए कि उसने हेल्प करनी है, हेल्पिंग रिलेशनशिप है, क्योंकि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, आपका मकसद है ही हेल्प करना। तो वो हेल्प आपकी वर्बल, नॉन वर्बल क्यू से शो हो रही हो कि आप विलिंग है अपने क्लाइंट की हेल्प करने के लिए। और आप उसके अलावा इसमें आपकी सिंसियर डिजायर हो, ऑथेंटिक हो, क्लियर हो आप, और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप हो, आपको पता हो कि आपके सेशंस के गोल क्या हैं और आप उसकी तरफ जाएं, और जेन्युइन हो, आप प्योर हो कि आप दिल से कोशिश करें। और हम हदीस भी तो है ना कि हर अमाल का दारोमदार नीयत पे होता है। तो जितनी साफ नीयत के साथ, साफ इंटेंशन के साथ आप अपने सेशंस को करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। क्योंकि एट द एंड हम अगर सर से उतारने वाली बात करेंगे, तो कभी हमारा क्लाइंट ठीक नहीं होगा। अगर हम दिल से कोशिश करेंगे तो बेहतरी आएगी, अदरवाइज बेहतरी हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है इसमें वार्मथ फीलिंग। वार्मथ का मतलब है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना, काइंडनेस शो करना, क्लाइंट जहां पे है उसको वहां एक्सेप्ट करें, जिस सिचुएशन में है उसको एक्सेप्ट करें। और फिर आगे जब ट्रस्ट डेवलप होगा, तो हम चेंज की तरफ बाद में आएंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग स्टेज का फर्स्ट स्टेज है, काउंसलिंग प्रोसेस का। तो आपने यहाँ पे क्लाइंट जैसा है, जहां पे है, आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, काइंडनेस शो करना, नॉन वर्बल क्यू से भी, कि आप उसको वेलकमिंग, आप वेलकमिंग है। अगर वो आपके पास आया, तो आपके वर्बल, नॉन वर्बल क्यू से ये नहीं होगा कि ओहो भाई ये क्यों आ गया, भाई इसने ऐसा कर दिया, हर वक्त रोता रहता है, या कभी चुप नहीं होता, या इसको हर टाइम एंग्जाइटी रहती है, या इस इश्यू के साथ आया। वहां पे आपने वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज के साथ कोई भी चीज शो नहीं करनी जहां पे वो अनवेलकमिंग अपने आप को फील करे, थ्रेटनिंग फील करे, वो आपके साथ एक बैरियर लगा ले कि मैंने शेयर नहीं करना आगे।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्किल्स होनी चाहिए। कोलैबोरेशन का मतलब है कि हमने उस्ताद नहीं बनना, टीचर नहीं बनना, थेरेपिस्ट बनना है। और थेरेपिस्ट जो है वो उसमें ये होता है कि थेरेपिस्ट ने क्लाइंट के साथ मिलके गोल रखना है कि ये गोल है, इसको हमने अचीव करना है, शेयर डिसीजन हो, आप ओपन डायलॉग हो कि बेसिकली आपकी सेशन का मकसद क्या है और क्लाइंट की नीड्स क्या है, उन सारी चीजों को देखना। इसके अलावा कोलैबोरेशन में आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अगर तो आप सब स्टूडेंट हैं और काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि सेल्फ डिस्क्लोजर इतना ना करें, लेकिन अगर थोड़ी सी एक्सपर्टीज है आपकी तो फिर आप सेल्फ डिस्क्लोजर की तरफ भी जा सकते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब होता है शेयर्ड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्रेशन का इश्यू रहा है और आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, तो आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जिसको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे अपने आप को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपके साथ भी इश्यू रहा था, अब आपने इसको इस तरीके से मैनेज किया और एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं। यहाँ से भी क्लाइंट को फील होगा कि वो अकेला नहीं है, ये मसले सबके साथ होते हैं। लेकिन सेल्फ डिस्क्लोजर करते हुए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं है, ऐसी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करनी कल को आप ब्लैकमेल हो, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, या आपको किसी भी तरह का इश्यू आगे फ्यूचर में फेस करना पड़ सके। तो सेल्फ डिस्क्लोजर का बेसिक मकसद यही होता है कि अगर हम अपनी कोई क्लाइंट के साथ इशू हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसके बेनिफिट हो, उसके ट्रीटमेंट को वो इनहेंस करे, ना कि आपके लिए थ्रेटनिंग बन जाए। तो इस चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये कुछ बेसिक और कोर एलिमेंट होते हैं, अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ज्यादा इतनी रैपो बिल्डिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपकी सेशन इफेक्टिव भी होंगे और आपकी जो ट्रीटमेंट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेंगे भी। सबसे पहले एम्पैथेटिक होना है, नॉन जजमेंटल होना, जेन्युइन होना, क्लाइंट को पूरे तरीके से सुनना और सिर्फ उसके लफ्ज को नहीं, उसके नॉन वर्बल क्यूज को भी, उसके लफ्जों के पीछे छुपे जज्बात को, इमोशंस को सुनना, वार्मथ फीलिंग देना, उसको जेन्युइन रहना, उसके साथ पॉजिटिव रिगार्ड देना और अपनी अपने जेस्टर से भी काइंडनेस शो करना, उसके साथ कोलैबोरेट करना। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपकी काउंसलिंग सेशंस को, आपकी रैपो बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और रैपो बिल्डिंग जितनी अच्छी होगी, हमने शुरू में डिस्कस किया, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि उतने ही अच्छे फिर आपके एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होगा और आउटकम्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कर दे मात काइंडली आप। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रैपो बिल्डिंग में करती हैं और रैपो बिल्डिंग में आप डिस्टर्ब करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। एक अच्छी रैपो बिल्डिंग क्यों नहीं डेवलप होती? सबसे पहले जजमेंटल एटीट्यूड और बाइसनेस है। अभी हम पहले बात कर चुके, हमें एम्पैथी शो करनी है, नॉन जजमेंटल जज किया जा रहा है, ठीक है, उसको सिंपैथी उसको शो की जा रही है, उस पर तरस खाया जा रहा है, वो कभी भी आपके साथ अच्छी रैपो बिल्डिंग नहीं शो करेगा। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, आपके पास क्लाइंट बैठा हुआ है, आप इजी होके बैठे हुए हैं, उसको लग ही नहीं रहा कि आप सुन रहे हैं, या फिर आप मोबाइल के साथ इंगेज होंगे, या फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप उसको पूरी तवज्जो से सुन नहीं रहे, उसको टोक रहे हैं, आपकी रैपो बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं होगी। और काउंसलिंग का एक बेसिक जो आपने रूल याद रखना है वो ये है कि लिसन 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 एंड देन स्पीक। ज्यादा सुनना है, कम बोलना है, एक ऐसी स्पेस देनी है जहां वो अपने इश्यूज को फुली डिस्कस कर सके। तो जितना आप सुनेंगे उतना आप उसके अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन अगर जो लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा कल्चरल कॉम्पिटेंसी अगर अच्छी नहीं होगी, आप कल्चरली आपको पता ही नहीं है कि किसी की वैल्यूज क्या है, उसके घर का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी रेस एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज है, बिलीफ सिस्टम या इंटरपर्सनल स्टाइल्स क्या है उसकी फैमिली के, तब तक आप रैपो बिल्डिंग अच्छी नहीं हो सकेगी। तो काउंसलर के लिए कल्चरली कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर ऐसा है जहाँ पे आई कॉन्टेक्ट नहीं दिया जाता, आई कॉन्टेक्ट देना बदतमीजी शुमार किया जाता है। तो वहां पे जितना अच्छा कल्चर, किसी के कल्चर को समझेंगे उतनी आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी होगी। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी, दोनों तरह की इस कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर किसी भी तरह की कमी होगी तो आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा
बेसिकली हमने क्लाइंट को ट्रस्ट देना है, कॉन्फिडेंशियलिटी शो करानी है। तो कहीं भी अगर वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो रही है तो क्लाइंट आपके साथ कभी भी अच्छी रैपो बिल्डिंग नहीं शो करेगा। अगर उसे फील होगा कि आपने उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, कहीं पे भी उसको आपने कॉन्फिडेंट नहीं रखा या उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया या ट्रस्ट को तोड़ा है, आपकी रैपो बिल्डिंग वहीं पे ही खराब हो गई है। तो ये कुछ बैरियर्स है जिनको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम इन बैरियर्स को किस तरीके से हटा सकते हैं वो हम टेक्निक्स में देखते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमारी रेपो बिल्डिंग को बिल्टअप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो कोशिश करें, हम बेसिकली जहाँ पे हम प्रैक्टिस करें कोशिश करते हैं हम खड़े होकर उसको वेलकम करें। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा ओपन होनी चाहिए, वेलकमिंग होनी चाहिए। क्लाइंट आप अगर कोई इश्यू बता रहे हैं तो आप शॉक ना हो, किसी इशू के साथ है तो आप शॉक ना हो, अनहाइजीनिक अगर आपके पास, क्योंकि साइकेट्रिक इलनेस में सबसे बेसिक एक सिम्टम ये भी आता है कि वो अनहाइजीनिक होते हैं, आप वहां पे शॉक ना फील कर रहे हो। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो वेलकमिंग हो, ओपन हो, आपकी एक्सेप्टिंग मैनर में बॉडी लैंग्वेज हो कि आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करें। और कोशिश करना है कि आप ज्यादा साइलेंस को यूज करें, यानी आप ज्यादा चुप रहें, क्लाइंट को बोलने का मौका दें। जितना आप उसको सुनेंगे उतना ही उसको वार्म फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे समझा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, मुझे एक स्पेस प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पे मैं अपने आप को डिस्क्लोज कर सकता हूँ। और जो आपका जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आपकी वहां जब आप काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरा हो और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो, ताकि क्लाइंट की सारी तवज्जो सारे फोकस आपकी तरफ हो, उस काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ हो। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट आती है वो है एक्सप्लेन करना क्लाइंट को प्रोसेस। क्लियरली आपने रखनी है, को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है सेशन का, क्यों आप सेशंस लेंगे और उसका गोल क्या होगा, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस सेशन का आउटकम क्या होगा। इसके अलावा इन्फॉर्म कॉन्सेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लाइंट को ट्रस्ट में लाना और क्लियरली रोल बताएं उस और इवन अपने जो आपने अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाना है और अच्छे मैनर में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि ये क्लाइंट का हक है कि वो जाने अगर कोई इसका सेशन कर रहा है तो वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो उसकी स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज क्या हैं, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये उसका बेसिक राइट है। तो आपने काउंसलिंग सेशन में रोल्स को आइडेंटिफाई करना है, बताना है, और इवन आपने अपने आप को अच्छे मैनर में इंट्रोड्यूस भी करवाना है। ये यहाँ पे आप अपने हर तरीके से अपनी जो आपकी एजुकेशन है और स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके अलावा जब आप सेशन स्टार्ट करने लगे हैं तो देखिए हम भी इंसान है ना, थेरेपिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी में मसले ही नहीं है या हमें कभी एंजाइटी नहीं होगी, हम कभी डिप्रेशन से नहीं गुजरे, हमें गुस्सा नहीं आता। हर तरह के हमारे घर में भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, हम सेशन से पहले किसी स्ट्रेस में आ सकते हैं, लेकिन जब आप सेशन स्टार्ट करें तो वो मसले आप सेशन से बाहर छोड़ के आए। वहां पे आपने न्यूट्रल होना है, किसी भी तरीके से आपका खुद की लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो सेशंस में। तो अपने सारे इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम को आउट ऑफ द वे रख के आपने सेशन स्टार्ट करना है और एक सेफ और ट्रस्ट इन्वायरमेंट देना है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट जो है वो उसको एम्पावर हो सके कि मुझे सुना भी जाएगा और मुझे वेलकम किया जाएगा और मैं एक ऐसी जगह पे एंटर हो चुका हूँ जहाँ पे मुझे कोई थ्रेट नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा, जो सेफ है मेरे लिए और जहाँ पे मैं अपने इश्यूज को इजीली बता सकता हूँ। ये जो शुरू के कुछ टाइम होते हैं 10 से 15 मिनट जब क्लाइंट आपके पास आए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको देखेंगे, इनको कंसिडर करेंगे तो क्लाइंट आपके साथ जल्दी रेपो बना लेगा। जिसमें मैंने सबसे ओपन लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन की बात की है, आपका जो इन्वायरमेंट हो वो क्लीन हो, आपकी खुद की पर्सनल जो भी इश्यूज है वो बाहर हो सेशन के, और आपने अपना इंट्रोडक्शन पॉजिटिव वे में वार्म ग्रीटिंग करके, पॉजिटिव वेलकम करके उसको इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड वो इम्पोर्टेंट है आई कांटेक्ट लाजमी देना है। आप इधर उधर नहीं ना देख रही हूँ या डिस्ट्रैक्ट खुद ना हो रही हूँ, बल्कि क्लाइंट की तरफ आप आई कांटेक्ट दें प्रॉपर तरीके से। सेकंड है मिररिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर क्लाइंट आया है रो रहा है तो आपने ऊंची टोन नहीं रखनी, वहां पे आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट नेचुरल वे में
जेन्युइन हो कि क्लाइंट की टोन को, उसकी पेस को, उसकी वॉल्यूम को आप मिरर करें, ठीक है? वैसे हम अगर नॉर्मल देखें पाकिस्तान में हम कहते हैं नकल उतारना, तो यहाँ पे आपने नकल उतारनी है लेकिन पॉजिटिव मैनर में, कि अगर आपके पास क्लाइंट रो रहा है तो आपकी आपके टोन में उसका वो दुख, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना हो, आपकी टोन में उसको समझ कंसिडर हो रहा हो कि नहीं, आप खुद भी उसको अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे एम्पैथेटिक होके सोचना है। अगर क्लाइंट की थोड़ी टोन ऊंची है तो आप उस टोन में कोशिश करें कि आप उसकी टोन को मिरर करें। जैसे कि आप, अगर वो कोई बता रहा है, कोई बात आपको बता रहा है, कोई ट्रॉमा आपको एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उसको अश्योरिटी दें कि आप उसकी अल्फाज में छुपे दर्द को महसूस कर रहे हैं, आप उसके अल्फाज में छुपे गम को महसूस कर रहे हैं, गुस्से को, दुख को, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि क्लाइंट का नाम को रिस्पेक्टिवली लेना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मजे की भी टेक्निक होती है और बहुत इफेक्टिव भी होती है। अक्सर हमें भी ना कोई नाम से बुलाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब आप क्लाइंट को 2-3 दफा या थोड़ा रिपीट में सेशन में ना उसके नाम से मुखातिब करेंगे, आप तुम कहने की बजाय उसके नाम को यूज करेंगे, जो भी क्लाइंट है आपके पास, वो उतना ही अच्छा भी फील करेगा, पॉजिटिव भी फील करेगा, उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आएगी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से उसका नाम ले रहा है, इतना पॉजिटिव वे में उसके नाम ले रहा है, इतने इश्यूज सुनने के बावजूद भी वो अच्छे तरीके से उसका नाम ले रहा है, तो ये भी रेपो बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके नाम को थोड़ा बीच बीच में रिपीट करें, उसका नाम ले, जो भी क्लाइंट का नाम है, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में उसके नाम को बार बार यूज करें, ताकि उससे हो कि अगर क्लाइंट को पता है उसका नाम क्या है, वो भूल नहीं गया, उसको एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं, ये मुझे सुन रहा है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी फीलिंग्स को भी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना। हमने पहले भी बात की कि लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुना, बल्कि ये लिसनिंग का मतलब ये कि जो वो बोल रहा है उसके पीछे इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, आप उसको भी अंडरस्टैंड करें उसके सुनने से। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में आपका क्लाइंट का ये हक है कि उसे पता हो कि आप उसको सुन रहे हैं। वो आप कैसे शो कर सकते हैं? आप उसकी तरफ बैठे, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको सुनने के पोस्टर में हो, आप बीच में क्वेश्चंस करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, पैराफ्रेजिंग करें, आप उसको समराइज करें, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, ताकि उससे हो कि ये मुझे सुन रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इन तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट की, तो उन्होंने काफी पेशेंट क्लाइंट के ऊपर स्टडी किया था। तो उन्होंने कहा था कि जब एक क्लाइंट अपने बारे में बताता है, फ्री एसोसिएशन को यहाँ पे माइंड में रखना है कि साइकोएनालिसिस में हम फ्री एसोसिएशन पढ़ते हैं ना, कि आपने क्लाइंट को ओपन इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट देना है कि वो हर चीज एक्सप्रेस कर सके। तो हार्वर्ड न्यूरो साइंटिस्ट का कहना ये है, जब एक इंसान अपने बारे में बात करता है तो इंडोर्फिन जो केमिकल है, जो मूड स्टेबलाइजर भी है और पेन रिलीफर भी है, वो रिलीज होते हैं जब कोई आपको अपनी हिस्ट्री बताता है, क्योंकि एक तरह से वो कैथारसिस भी हो रहा होता है, वेंटिलेशन भी हो रही होती है और वो उसको अच्छा महसूस करवा रहे। इसीलिए तो जब वो अपने दिल का गुबार अक्सर कोई निकाल ले तो बाद में वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा महसूस करता है। तो यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग शो करेंगे तो वो मजीद अपने बारे में खुल के आपके साथ डिस्कशन करेगा, आपका क्लाइंट मजीद आपको अपनी हिस्ट्री बताएगा, इवन ऐसी ऐसी भी हिस्ट्री बता सकता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसे पता होगा कि ये वो जगह है, ये वो इन्वायरमेंट है जहां उसको जज नहीं किया जाएगा, ये वो इन्वायरमेंट है जहां उसको सुना जाएगा, एम्पैथी शो की जाएगी, ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ के उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाएगा और जहाँ उसको आगे मोटिवेट किया जाएगा, उसके अंदर चेंज लाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिडेट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। क्लाइंट आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ होते हैं, वो तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, और वो अगर हम देखें स्पिरिचुअल साइड पे तो वो हमारे मजहब में भी अलाउड नहीं होती। इवन हमारे मजहब में नशा ही हराम है, तो जब आप एक हराम चीज की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी और भी बुराइयां उसके साथ आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम हेल्पिंग रिलेशनशिप में, तो हमने जज नहीं करना, हमने हेल्प करनी है कि वो इन चीजों से निकल के वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ, वापस राइट डायरेक्शन की तरफ जो अल्लाह ताला ने बताया उसकी तरफ जा सके।
तो जब वो अपना कोई एक्सपीरियंस आपकी तरफ बता रहा है या फीलिंग्स बता रहा है, तो आप वहां पे उसको वैलिडेट करें कि हाँ आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वहां आप मशवरा दें, वहां आप उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा दें, बस आप उसको सुन लें और आप उसको इतनी श्योरिटी दे दें कि हाँ आप उसको समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको वैलिडेट कर रहे हैं। यही काफी होगा उसको अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अच्छा, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में हमने बात की कि कैसे पता चले कि क्लाइंट के मेंटल है या आप उसको सुन रहे हैं या एम्पैथेटिक है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से पता चलता है। आप जितना क्लाइंट के साथ क्वेश्चंस करेंगे, उसकी जो चीजें वो आपको बता रहे हैं, उतना उसको फील होगा कि ये मुझे सुना जा रहा है। और कोशिश करें काउंसलिंग में जितने कम डायरेक्टिव क्वेश्चंस कर सकें करें। आप जनरल स्टेटमेंट यूज करें जहाँ पे उसके पास डिफरेंट आइडियाज हों या डिफरेंट थॉट फीलिंग्स हों आपको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप डिटेल उसकी हिस्ट्री डेवलप कर सकें। क्योंकि फर्स्ट सेशन यूजुअली हिस्ट्री टेकिंग का होता है और आपको अगर अच्छी हिस्ट्री चाहिए तो आपकी रेपो बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप जितने अच्छे पॉजिटिव क्वेश्चंस करेंगे और ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही क्लाइंट आपके साथ डिस्कस करेगा। और नेक्स्ट है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, आपके साथ किसी भी तरह की अगर हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है क्लाइंट, तो उसका राइट है कि आप उसको डिस्क्लोज ना करें कहीं पे भी। अगर कहीं पे जरूरत आ रही है किसी के साथ डिस्कस करने की, तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कंसेंट प्रॉपर दें। उसका राइट है कि उसे पता हो कि उसकी हिस्ट्री यूज हो रही है या बताई जाए। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो हमें एक इन्फॉर्म कंसेंट देना होता है। अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं देंगे तो वो रिसर्च कंसिडर नहीं की जाती। इसी तरीके से यहाँ पे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, प्राइवेसी को आपने मेंटेन करना है। अगर वो आपके पास कोई चीज बता रहा है तो आपने उसकी चीज को मैनेज करना है। और राज, हमारे इस्लाम में भी राज जो होते हैं या बात होती है वो इमानत होती है। आपके पास जब इमानत है और जब हेल्पिंग रिलेशनशिप है, आप कोशिश करें उस इमानत में खयानत ना करें, बल्कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। हमारा इस्लाम भी हमें प्राइवेसी की बात करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो बिल्डिंग के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे इस्लाम में हमारी टोन ऑफ वॉइस भी बताई हुई है कैसी होनी चाहिए, बात करने का तरीका भी बताया हुआ है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक सेशन में ही आपकी रेपो बिल्डिंग हो। अगर फर्स्ट सेशन में नहीं हुई तो सेकंड में हो सकती है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन प्रायोरिटी देंगे, जितना उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, जितना उसको एक्नॉलेज करेंगे, जितना उसके साथ पॉजिटिव और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी रेपो बिल्डिंग होगी और उतना ही क्लाइंट आपके पास वापस आ सकता है। ये तो हम ये कोशिश करेंगे फर्स्ट सेशन ही इतना इंटरेक्टिव हो कि वो आपके साथ रेपो बिल्डिंग उसकी हो जाए। और बेसिकली यहाँ पे 4A फॉर्मूला भी है जिसको आप यूज करके रेपो बिल्डिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अश्योरेंस, कि आपने अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देना है कि वो कोई भी बात, कोई भी हिस्ट्री बिना डरे, बिना इस सोचे कि उसको जज किया जाएगा, आपके साथ डिस्कस कर सके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप उसको अश्योरेंस देंगे, आप मिल उसको कॉन्फिडेंस दें कि अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल के कोलैबोरेटिवली क्लाइंट और थेरेपिस्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है एक्नॉलेज। हाँ, क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना कि आप उसकी हेल्प करेंगे। अगर कोई उसका इश्यू है आप उसको एक्नॉलेज करें, अफर्म करें। उसकी जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, आपके साथ आइडियाज शेयर कर रहा है, आप उसको अफर्म करें। उसको आपने कन्फ्रंट नहीं करना कि वो नेक्स्ट टाइम आपको बताई ना, बल्कि आप वैलिडेट करें उसकी फीलिंग्स को। और लास्ट है अप्रिशिएट। अगर वो आपके साथ कोई हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है, इवन अगर वो अपनी मर्जी से, एक क्लाइंट अपनी मर्जी से आपके पास आया, तो आपका फर्स्ट बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें कि सबसे मुश्किल चीज है डिसीजन लेना, उसने अपने लिए डिसीजन लिया है। और अगर किसी को फैमिली जबरदस्ती लाई है और फिर आपके साथ कोऑपरेट करे, वहां आप उसको अप्रिशिएट करें कि वो एटलीस्ट सुन रहा है, समझ रहा है कि उसको मदद की जरूरत है। और अगर वो सेशन में आपके साथ कोई अपनी हिस्ट्री बता रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि वो अपनी लाइफ बताना बहुत मुश्किल होता है, अपनी हिस्ट्री डिस्क्लोज करना आसान नहीं होता। और एक इंसान अपनी पूरी बचपन से लेकर एंड तक की हिस्ट्री आपको बता रहा है, अपनी फैमिली हिस्ट्री बता रहा है, अपने अब्यूज के बारे में अगर बता रहा है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जो कभी उसने किसी को नहीं बताया, आपको आपको बता रहा है, तो आप तो बहुत लकी हैं कि उसने इस काबिल समझा है कि वो आपके साथ एक्सप्रेस कर सके। वो तब होगा होगा जब आप उसको वैल्यू देंगे, जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उसने वो चीजें आपको डिस्क्लोज की हैं। और हमारा एट द एंड मकसद तो यही है ना कि हम अपने क्लाइंट में बेहतरी लाएं, और अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें
मदद करने वालों में चुना है, मदद देने वालों में चुना है, तो उसके लिए आपने क्लाइंट को एप्रिशिएट करना है। मैं दोबारा एक दफ़ा 4 एज़ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने एश्योरेंस देनी है, क्लाइंट को कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करना है, एश्योरेंस देनी है कि वो आपके साथ कोई भी चीज़ ओपनली बिना डरे जजमेंट के आपको डिस्कस कर सके। उसको ये डर ना हो कि यहाँ पे मुझे जज किया जाएगा या या बुरा समझा जाएगा वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज़ से। तो सबसे पहले तो आप उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें और ये एश्योरेंस दें कि आप मिलके, आप और क्लाइंट मिलके जो भी जिस इश्यू के साथ वो आया है उसको मिलके सॉल्व करेंगे। ये आपने फर्स्ट सेशन में देना है उसको एश्योरेंस कि इंशाल्लाह मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकंड, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना है क्लाइंट को, रिकॉग्नाइज करना है उसको और उसकी हर चीज को जो आपके साथ बता रहा है आप उसको एक्नॉलेज करें, कन्फ्रंट नहीं। तीसरा, अफर्म करना, उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, हर चीज को, उसके आइडियाज को आप वैलिडेट करें, ठीक है? जज नहीं करें, बस आप उसको कंसिडर करें, समझें उसको। और लास्ट इम्पोर्टेंट है कि अप्रिशिएट करना। अगर वो कोई चीज आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा है तो आप उसको वैलिडेट करें, आप उसको अप्रिशिएट करें कि उसने आपके साथ कोई हिस्ट्री डिस्क्लोज किया या अपनी मर्जी से आया है, तो आप उसको एक अप्रिशिएट करें कि उसने अपने लिए इतना मुश्किल स्टेप लिया है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? और लास्ट इम्पोर्टेंट है कि आप रेपो बिल्डिंग अच्छी करें। आपके अंदर ये जो हमने कोर स्किल्स की बात की है ना, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस हमेशा एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एबिलिटीज दी होती हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो सुनने की सलाहियत उनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती है, कोई बात नहीं, जिनकी अच्छी नहीं है, हम इनको प्रैक्टिस करके अपने अंदर ये स्किल्स ला सकते हैं। और आजकल के दौर में कोई किसी को इतना सुनता ही नहीं है, हर कोई जज करता है। तो काउंसलर के पास इसलिए तो कोई क्लाइंट आता है कि उसको जज नहीं किया जाएगा, उसको सेफ ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और कोई है जो उसको जेन्युइन होके, जो ईजी होके ट्रस्टफुली उसको सुन रहा है, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ताकि आप किसी की हेल्प कर सकें। यहाँ तक क्लियर है सबको? और ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको हर चीज़ सारी ही चीज़ें बता दी हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तो आप लोगों के भी कोई अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारी आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ होगा और एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भी जाएगी। अच्छा, आज का जो वेबिनार था वो मैम कंप्लीट हो गया है शायद। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो 9 मिनट्स हमारे साथ रहते हैं मीटिंग में। आप यहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में हम ग्रुप ओपन कर लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप सब ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन हो तो मैम वो ग्रुप में भी आंसर कर देगी। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, ये हमें सीखनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आपको देखना, सबसे पहले तो देखना है कि आपका स्टाइल क्या है कम्युनिकेशन का, ठीक है? बहुत सारे लोगों का स्टाइल होता है पैसिव, यानी वो अपनी बात कभी किसी को कहते ही नहीं है, दिल में रखते हैं। कुछ का स्टाइल होता है अग्रेसिव, वो अगर नॉर्मल भी कोई बात करेंगे वो अग्रेसिव स्टाइल में होंगे। और कुछ होते हैं असर्टिव, यानी अच्छे तरीके से फर्म या पॉजिटिव वे में बात करते हैं। तो पहले आप देखें आपका काउंसलिंग स्टाइल, सॉरी, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। जब आपको ये पता चल जाए कि मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल ये है, फिर आप उसके ऊपर काम करें। अगर तो वो पैसिव है तो कोशिश करें छोटे से शुरू करें, कोई बात एक्सप्रेस करें। अगर एग्रेसिव है आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें, और जिसका पॉजिटिव है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और कम्युनिकेशन स्टाइल में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें आ जाती हैं। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को, आई कांटेक्ट को, आप ना एक हफ्ता सिर्फ आई कांटेक्ट ऑब्जर्व करें, आपको डिफरेंट मैसेजेस समझ आएंगे कि इस आई कांटेक्ट का क्या मतलब है। रिजेंटमेंट रिजेंटमेंट हो गई है, गुस्सा हो गया है, या इवन हैप्पीनेस हो गया, वो हमें आई कांटेक्ट से फील हो जाती है। आप वो वहां से उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपकी ये स्किल अच्छी हो जाएगी। फिर इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करें।
हर जगह पे प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाती है। तो जितनी आप इस स्टाइल पे, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे हम कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर भी एक वेबिनार करें इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। इमाद इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्टाइल आपको सीखना पड़ता है, ऑब्जर्व करके, दूसरों को देख के। और अगर